एज यू ऑल नो फ्रेंड्स, हमने प्रेसिडेंट जो है वो कवर कर लिया है और अब प्रेसिडेंट के आगे हमें आज से वाइस प्रेसिडेंट जो है उसको स्टार्ट करना है। पर जैसा कि फ्रेंड्स मैंने देखा है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इनके आर्टिकल्स कैसे याद करें। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से क्लियर करेंगे और उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें भी हम अच्छे से याद करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप सबके माइंड में ये आना चाहिए दैट वी हैव अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो व्हाट इज द नीड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको अगर आपको समझना है फ्रेंड्स, तो आपको हमारे यहाँ का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इसको भी क्या करना होगा, समझना होगा। अब जैसा कि प्रेसिडेंट में आपने समझा कि प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया, तो अब मुझे बताइए वाइस प्रेसिडेंट सीधे तौर पे क्या होगा, सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट के बाद का पोस्ट क्या होगा, बिल्कुल बनेगा। उसी तरह से हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो है सबसे पहला क्या है, 52 है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो एग्जीक्यूटिव का स्टार्टिंग आर्टिकल है। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट में भी क्या होगा, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट का स्टार्टिंग आर्टिकल रहेगा। अब ऐसा आर्टिकल क्यों डाला जाता है, ऐसा आर्टिकल फ्रेंड्स इसलिए डाला जाता है ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो ये समझ जाए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जिन्हें कोई कानून वगैरह लाकर प्रेसिडेंट, जिन्हें कानून वगैरह लाकर गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। अब लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो माइंड में यही आता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है और ये करता क्या है, और प्रेसिडेंट के होते हुए आखिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो समझेंगे फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो बिल्कुल सही सोचा आपने, वेंकैया नायडू, मुपवरपू वेंकैया नायडू प्रेसिडेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, प्रेसिडेंट में हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो बिल्कुल सही, वो भी मुपवरपू वेंकैया नायडू है। पर ये क्या बात हुई भाई, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो आखिर ये राज्यसभा के चेयरमैन कैसे बन गए। तो इसी के लिए समझिएगा फ्रेंड्स, हमारे यहां अगर हम बात करें, सो वी ऑल नो इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा होती है। अब लोकसभा राज्यसभा तो मैं डिटेल में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा बाद के आर्टिकल्स में, बट अभी के लिए समझिए राज्यसभा किससे बनती है, स्टेट से बनती है। अब स्टेट्स में अगर हम बात करें तो कई तरह के स्टेट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एमपी की, उससे 131, अगर हम बात करें एमपी की, एक नहीं 131 छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एमपी से अगर हम बात करें तो 11 सांसद जो हैं वो क्या कहते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। और उसी तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें तो यूपी से यही आंकड़ा जो है बढ़कर हो जाता है कितना, 31। और अगर हम गोवा जैसे स्टेट्स की बात करें तो वहां पर यह आंकड़ा क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो अब मुझे बताइए, आप सब जानते हैं कि राज्यसभा जो है उसमें स्टेट्स से क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और जिसकी विधानसभा जितनी बड़ी होती है उतने रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा, और जितनी छोटी उतने कम आते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर यूपी का या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का गोवा जैसे छोटे राज्यों के ऊपर बहुमत दिख रहा है कि नहीं, डेफिनेटली दिख रहा है। तो ऐसे में मुझे बताइए क्या डेमोक्रेसी रहेगी। भाई जो राज्यसभा है उसमें तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों क्या होगा, बोलबाला होगा। तो ये बोलबाला जो है इसको कम करने के लिए एक बड़ी जरूरी चीज पड़ती है कि राज्यसभा में जो व्यक्ति लीड करेगा वो व्यक्ति क्या हो, नॉन प्लेइंग कैप्टन हो, मतलब कि वो व्यक्ति कप्तान तो हो लेकिन कप्तान होते हुए वो किसी की भी साइड ना लेता हो, वो किसी स्टेट का ना हो, वो किसी पार्टी का ना हो। सो यहीं से नीड आती है हमारे लिए किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की, जिसके लिए हम क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं और उसको क्या बना देते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे कोई काम नहीं करेगा, उसका काम क्या होगा, राज्यसभा के चेयरमैन का होगा। पर आप कहोगे सर ये एक्स ऑफिशियो क्या है, एक्स ऑफिशियो का मतलब है फ्रेंड्स
राज्यसभा के चेयरमैन का राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे इलेक्शन नहीं होता है, उसका इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे होता है। और जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो सीधे सीधे क्या बना दिया जाएगा, राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाएगा। अब ये बात तो ठीक है सर, पर आर्टिकल कैसे याद करें? तो फ्रेंड समझेगा, हमने देखा था कि आर्टिकल 53 में क्या था, ये बताया गया था कि प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है और यही उसका क्या है, मेन काम है। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 63 में ये बताने के बाद कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 और 65 में क्या बता रहे हैं, उसकी भी पावर बता रहे हैं, उसका भी वर्क बता रहे हैं। तो 64 में बता दिया कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। पर सर अगर ऐसा है तो इसको वाइस प्रेसिडेंट क्यों कहते हैं? भाई ये तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो हम इसको चेयरमैन कह के क्यों नहीं बुलाते, हम इसको वाइस प्रेसिडेंट कह के क्यों बुलाते हैं? क्योंकि समझेगा फ्रेंड्स, तार जोड़ने पड़ेंगे आपको। हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि इट इज द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया, ये भारत के राजा का पद है और भारत के राजा का पोस्ट कभी खाली नहीं रह सकता। और मुझे बताइए, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होगा तो उसकी जगह कौन लेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आपने ये पढ़ा भी है और मैंने आपको समझाया भी है कि अभी तक हमारे दो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठे हैं। एक का नाम है बीडी जत्ती और दूसरे का नाम है वीवी गिरी। ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने थे और कब बने थे? तब बने थे जब हमारे दो प्रेसिडेंट्स, किनके, कौन कौन, जाकिर हुसैन जी और फखरुद्दीन अली अहमद जी, इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अब आप जाकिर हुसैन जी का नाम यहां देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक ट्रेंड रहा है कि अधिकतर कई बार ऐसा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे, वही बाद में क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। जैसे जाकिर हुसैन जी, बीबी गिरी जी, बीडी जत्ती जी। बीडी जत्ती जी के अलावा अगर हम बात करें तो और भी लोग हैं। तो इसी तरह से आपको ये समझना है। तो अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पर एक और चीज मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये जो दो नाम मैंने हाईलाइट करे हैं, ये दोनों क्या है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। और बाकी जो मैं बोल रहा हूं जाकिर हुसैन जी, ये एक्टिंग नहीं, ये प्रॉपर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बाद में अपॉइंट किए गए थे। कहने का मतलब ये है, देखिए 1962 तक ये क्या रहे, 1962 से सॉरी 67 तक ये क्या रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। और 67 से 69 जाकिर हुसैन जी क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। और 69 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद प्रेसिडेंट कौन बने, बीबी गिरी बने। पर बीबी गिरी पहले क्या बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। और उसी तरह से बीडी जत्ती भी पहले क्या बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, लेकिन बीबी गिरी जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट भी बने, पर बीडी जत्ती सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। अब रिकॉर्डिंग आपको वापस सुननी पड़ेगी तो ये आपको डेप्थ से दिमाग में जाएगा। तो इसी अब लेकिन एक सवाल उठता है कि ये बात लिखी कहां है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है टेक ओवर कर सकता है। सो ये बात कहां लिखी है फ्रेंड्स, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 65 में लिखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या बन सकता है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। पर उसको क्या कहेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट कहेंगे। नाम बड़ा अच्छा है फ्रेंड्स, मतलब वो होगा तो वाइस प्रेसिडेंट ही, पर वो क्या करेगा, एक्टिंग करेगा। अब मुझे बताइए, क्या कोई व्यक्ति एक्टिंग हमेशा कर सकता है? डेफिनेटली नॉट। तो उसी तरह से बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की एक्टिंग मैक्सिमम कितने टाइम कर सकता है, 6 मंथ कर सकता है। और 6 मंथ्स के भीतर क्या हो जाना चाहिए, वापस से प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होके आ जाना चाहिए। अब एक और बात उठती है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की एक्टिंग कब कब करेगा। तो ये कब करेगा, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए। हम जानते हैं 2 लोगों की डेथ हुई है। या फिर जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या उसके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए, जो कि हम जानते हैं ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। या फिर प्रेसिडेंट बहुत बीमार हो, या फिर प्रेसिडेंट जो है अपने पोस्ट का काम करने के लिए क्या ना हो, प्रेजेंट ना हो। और ये इलनेस और एब्सेंस वाला तो आपको पता भी नहीं पड़ता है। कई बार क्या होता है, प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनकी ड्यूटी निभाने वाइस प्रेसिडेंट मुखवरपू वेंकैया नायडू जी जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो जो चेयरमैन के नीचे के पोस्ट है, जो वाइस चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन है, वो क्या करते हैं, वो सीधा इनका पोस्ट जो है संभाल लेते हैं। अब आपका ये सवाल है कि वाइस चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन कौन है हमारे,
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन सर एक सवाल है हमारा कि ये जैसा कि आपने पहले पढ़ाया था प्रेसिडेंट को, आप कह रहे हैं ये उसके जैसा ही है, तो मतलब इसका भी एक प्रॉपर इलेक्शन होता होगा। अब हमने आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज देखा था, तो सर इसका भी कोई इलेक्टोरल कॉलेज होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सही सोच रहे हैं, इसका भी क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज है। अब इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मुझे बताइए किस किस से मिलकर बनेगा? राज्यसभा लोकसभा दोनों से मिलकर बनेगा या फिर सिर्फ राज्यसभा के ही लोग होंगे? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जब हम लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं तो लोकसभा का स्पीकर जो है सिर्फ लोकसभा के लोग ही चुनते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा लोकसभा दोनों चुनेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा चुनेंगे? तो बिल्कुल इसको जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर चुनेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर राज्यसभा की हम बात करें तो उसमें यूपी एमपी दोनों के लोग आते हैं और यूपी का बहुमत एमपी से क्या है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, लोकसभा को भी इसमें शामिल करेंगे ताकि हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग क्या हो, डिसीजन आए, ना कि किसी स्टेट के अकॉर्डिंग जो है क्या हो, डिसीजन आए। ऐसा ना हो कि यूपी का कैंडिडेट जो है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए और वो बकायदा योगी आदित्यनाथ जी की क्या करे, पैरवी करे, उनकी तरफ से बात करे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट, समझेगा मतलब। इसलिए लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर वोट कर सकते हैं। पर सर प्रेसिडेंट में तो हमें याद आ रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के भी लोग वोट कर सकते हैं, तो सर उसको यहां पर वोट करने देंगे कि नहीं देंगे? सो फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के लोगों को यहां पर वोट करने की वोटिंग पावर नहीं है। सर ऐसा क्यों? भाई अभी तो समझा हमने कि यूपी एमपी जैसे बड़े राज्य क्या करेंगे, गोवा जैसे छोटे राज्यों को क्या करेंगे, दबाएंगे। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अगर आप शामिल कर लोगे तो उसमें तो ऑब्वियसली यूपी में 403 सांसद हैं, तो वो डेफिनेटली गोवा वगैरह को क्या करेंगे, गोवा मणिपुर त्रिपुरा इन सबको क्या करेंगे, पूरी तरह दबा देंगे। सो इसीलिए इनको वोटिंग पावर नहीं दी गई है। सर पर प्रेसिडेंट में तो देते हैं। प्रेसिडेंट में इसलिए देते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट का जो काम है वो स्टेट्स को बहुत ज्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करता है। प्रेसिडेंट रूल तक की उसके पास पावर है, तो इसलिए वहां पर लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ स्टेट्स को भी लाते हैं। पर जो वाइस प्रेसिडेंट है, अभी जैसा हमने समझा, वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे काम करता है, तो वो स्टेट्स को डायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, वो राज्यसभा को अफेक्ट करता है। सो हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो राज्यसभा में क्या ना करे, पार्शियलिटी ना करे। तो इसलिए हम लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को लेते हैं और इसी तरह से ये क्या करता है, ये पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनाने का क्या करता है, काम करता है। मतलब कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मतलब वो है किसके अंतर्गत? भाई वो आता एग्जीक्यूटिव के कैटेगरी में है। मतलब भाई वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह से क्या है, एग्जीक्यूटिव है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। पर जैसा कि हमने समझा, वो काम कहां करता है, राज्यसभा में करता है। तो उसका काम किस नेचर का है, एग्जीक्यूटिव नहीं, लेजिस्लेटिव नेचर का है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी का ऑफिस कहा जाता है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के बीच में क्या करता है, लिंक जोड़ने का काम करता है। आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसीलिए इसमें लोकसभा राज्यसभा के लोग पार्ट लेते हैं। सर एक सवाल है, आपने प्रेसिडेंट में समझाया था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्ट नहीं ले सकते, तो सर क्या यहां ले सकते हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स, यहां ले सकते हैं। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, यहां पार्ट इसलिए ले सकते हैं क्योंकि आप समझिए वाइस प्रेसिडेंट जो है इनको नहीं चुनता है, इनको चुनता कौन है, प्रेसिडेंट चुनता है। अब चूंकि इनको प्रेसिडेंट चुनता है इसलिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये भाग नहीं ले सकते, और वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि इनको नहीं चुनता है इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये लोग भाग ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से देंगे और इसके बारे में अगर घर पे अच्छे से खुद थोड़ा सोचेंगे तो ये चीजें आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। और यही क्या है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज है। सर पर आपने जैसा प्रेसिडेंट में समझाया था कि इलेक्टोरल कॉलेज के बाद आता है इलेक्शन, जिसमें एक इलेक्शन कैसे होगा इसकी बात होती है। तो सर इलेक्शन का एक अलग आर्टिकल था जैसा हमें याद आ रहा है, जो कि था आर्टिकल 55। पर फ्रेंड्स यहां पर क्या करा गया है, यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्शन दोनों का आर्टिकल क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। समझेंगे फ्रेंड्स, जो इलेक्टोरल कॉलेज है और जो इलेक्शन है
दोनों एक ही आर्टिकल में दे दिए गए हैं 66 में, जो 54 55 में पहले अलग अलग था। सर इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन वैसे ही होगा फ्रेंड्स जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। सर पर आपने तो बताया ही नहीं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कैसे होता है नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल प्रोसीजर है। इसे हम मेंस की क्लास में अपना 1.5 घंटे समझेंगे। 1.5 घंटे हम यही समझेंगे कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आखिर होता कैसे है। ठीक है, जैसा प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम है, सेम टू सेम सिस्टम वाइस प्रेसिडेंट का भी रहता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट, यानी कि गुप्त मतदान, यानी किसी को पता नहीं पड़ेगा कि आप वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किसको वोट डाल रहे हैं। सर ये तो अच्छे से क्लियर हो गया, पर सर ये कितने टाइम के लिए काम करते हैं? क्योंकि सर हमने पढ़ा था कि जो राज्यसभा मेंबर्स रहते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है। राज्यसभा टेन्योर 6 साल काम करते हैं। तो सर जो राज्यसभा चेयरमैन है उनका टर्म भी फिर 6 साल होना चाहिए? बिल्कुल हाँ। तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? वो तो राज्यसभा का पोस्ट संभाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स वो राज्यसभा का पोस्ट संभाल रहे हैं, बट ही इज नॉट अ राज्यसभा मेंबर। तो क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, इसलिए आप उनको सेम कंडीशन पे नहीं रख सकते। और कहीं ना कहीं उनका पोस्ट जो है वो किसके एनालॉगस है? वो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट के एनालॉगस है। और क्योंकि वो प्रेसिडेंट के एनालॉगस है, इसलिए इनका टर्म भी कितना होगा? 5 साल होगा, जो कि उस दिन से चालू होगा जिस दिन वो क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा? टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सर कंफ्यूजन हो रहा है याद करने में? तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपने जैसे पढ़ा था टर्म जो है 56, उसी तरह से इलेक्शन के बाद जैसे टर्म आया था, वैसे यहां भी इलेक्शन के बाद क्या आया है? टर्म आया है 67 में। चलिए अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया। अब सर लेकिन वहां पर हमने टर्म वाले में आर्टिकल में एक और चीज पढ़ी थी, रेजिग्नेशन। तो तभी हमने समझ लिया था कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है। आई गेस आपको अच्छे से क्लियर है। अब एक और सवाल यहां पर आता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका रिमूवल कैसे होगा? सर लेकिन प्रेसिडेंट में तो आपने ये लास्ट में पढ़ाया था, प्रेसिडेंट में तो ये आर्टिकल 61 में आया था रिमूवल। सो फ्रेंड्स देखिए यहां पर दो चेंजेस है यहां पर, जो क्वालिफिकेशन है और रिमूवल है, इन दोनों के आर्टिकल जो है हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल के कंटिन्यूशन से मैच नहीं करते। तो आपको सारे आर्टिकल इजीली याद हो जाएंगे। 2 आर्टिकल्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक क्वालिफिकेशन में और दूसरा आपको रिमूवल में ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पर जहां टर्म की बात की गई है, वहीं रेजिग्नेशन के साथ हाथों हाथ रिमूवल की भी बात की गई है। अब मुझे बताइए प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए सबसे पहले क्या दिया जाता है? भाई 14 डे का नोटिस दिया जाता है। अब मुझे बताइए ये कि नोटिस के बाद क्या होता है? सर ग्राउंड ऑफ रिमूवल की बात होती है। तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या था? तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। किसका था? प्रेसिडेंट का था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है, मुझे बताइए वो क्या कर रहे हैं? वो राज्यसभा के चेयरमैन का पोस्ट संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो गलत काम कर भी रहे हैं तो वो कहां करेंगे? भाई वो राज्यसभा के पोस्ट से रिलेटेड ही कोई गलत काम करेंगे। याद करिए प्रेसिडेंट इज द प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए वो किसके खिलाफ जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे। तो उन्हें पोस्ट से हटाएंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानने से इनकार कर देंगे या अपनी पावर्स का मिसयूज करेंगे। पर जो मुप्पु वरप्पु वेंकैया नायडू है वो कहां काम कर रहे हैं? राज्यसभा में काम कर रहे हैं। इसलिए इनका ग्राउंड ऑफ रिमूवल कौन डिसाइड करेगा? राज्यसभा डिसाइड करेगी। अब प्री में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है उसके लिए जो रिजोल्यूशन आता है, प्रस्ताव आता है, वो रिजोल्यूशन कहां स्टार्ट होगा? लोकसभा में कि राज्यसभा में? भाई हमने याद करा था कि प्रेसिडेंट का रिजोल्यूशन तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। तो इनका भी ऐसा ही होगा फ्रेंड्स, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है। इनको हटाने का रिजोल्यूशन कहां आएगा? सबसे पहले इनको हटाने का रिजोल्यूशन राज्यसभा में आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए दोस्तों, अभी हमने समझा इनका काम कहां पर है, राज्यसभा में है। तो ये गलती कहां करेंगे, राज्यसभा में करेंगे। तो इनको हटाने की बात भी कहां होनी चाहिए, राज्यसभा में होनी चाहिए। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राज्यसभा में इनका रिजोल्यूशन आएगा। पर एक बात समझिए, प्रेसिडेंट की तरह ये भी एक बड़ा पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है। तो मुझे बताइए, क्या इनको हटाने का प्रोसीजर भी थोड़ा टफ नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए इनके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, इफेक्टिव मेजोरिटी। सर ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? हमें तो सर ये मेजोरिटीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिंपल मेजोरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, और ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है। तीनों में हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं सर, क्लियरिटी नहीं बन पाती है। सो फ्रेंड्स, इनकी आप चिंता भी छोड़ दीजिए, हम मेंस की क्लासेस में इनको पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए, सबसे हाई लेवल की मेजोरिटी है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उससे कमतर मेजोरिटी है इफेक्टिव मेजोरिटी, और उससे भी कमतर मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जो हटके थोड़ी कमजोर मेजोरिटी होती है उसे इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। और इसका हिंदी बड़ा अच्छे से आपको क्लियर करेगा, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। तत्कालीन सदस्य मतलब वर्तमान में जो सदस्य हैं, वर्तमान में जो पोस्ट पर है। मुझे पता है आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो मत चिंता कीजिए, इसको हम बाद में समझेंगे। अब अगर ये राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है फ्रेंड्स, तो ये कहां जाता है फिर? ये रिजोल्यूशन फिर लोकसभा में जाता है। अब मुझे बताइए, लोकसभा में इसको भारी मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सेम मेजोरिटी से पास होना चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी से, या कमतर मेजोरिटी से पास होना चाहिए? तो फ्रेंड समझेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई लोकसभा में मुखवरपु वेंकैया नायडू का क्या काम है? कोई काम ही नहीं है। तो लोकसभा में उनको हटाने का प्रोसीजर आसान होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा ने जब डिसाइड कर दिया कि उनको हटा दिया जाए, तो फिर लोकसभा इसको कैसे रोक सकती है? तो लोकसभा में इसके लिए मेजोरिटी क्या रखी गई है, छोटे लेवल की रखी गई है। ये सब क्वेश्चंस फ्रेंड्स यूपीएससी एमपीपीएससी में ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, और यहीं पर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बौखला जाते हैं। स्पेशली यूपीएससी में जब ये मेजोरिटी वाले सवाल डेप्थ में आते हैं, तो स्टूडेंट्स बौखला जाते हैं कि क्या जवाब दें। तो तब आपको यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलना है। पॉलिटी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स फ्रेंड। इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, then nobody can confuse you, but if your concepts are not clear, then anyone can make you struggle. I guess it is clear with you now. So shall we continue? Yeah, definitely sir. तो नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, अब मुझे बताइए, टर्म ऑफ के बाद और इलेक्शन के बाद आपने क्या पढ़ा था? सो फ्रेंड्स, आपने क्या पढ़ा था, क्वालिफिकेशन पढ़ा था। पर यहाँ पे मैंने जैसा कि बोला, क्या है, घपला है। किस किस में? दो आर्टिकल्स में। किस किस में घपला है? क्वालिफिकेशन में घपला है और रिमूवल में घपला है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन से पहले यहाँ पर क्या आ गई है, ओथ आ गई है। ओथ किस में है फ्रेंड्स? ओथ हमने पढ़ी थी वहां पर आर्टिकल 60 में। तो यहाँ पर एक बात समझो, अगर ये दो आर्टिकल छोड़ दोगे तो पूरा सीक्वेंस सेम है। टर्म के बाद क्या आई थी, ओथ आई थी। उसी तरह से क्वालिफिकेशन के बाद क्या आएगी, सॉरी उसी तरह से टर्म के बाद यहाँ भी क्या आएगी, ओथ ही आएगी। अब ओथ में मुझे बताइए, इनको ओथ कौन दिलाएगा? भाई आप तो फोटो ही आपके सामने है, तो आप क्लियर कहेंगे सर प्रेसिडेंट। डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि मेन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं उन सबको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ही दिलाता है। बट मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रॉपर फोटोज ऐड कर दिए हैं ताकि आपको ये चीज फील होके क्लियर हो। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करो प्रेसिडेंट ओथ, प्राइम मिनिस्टर ओथ, वाइस प्रेसिडेंट ओथ। तो उनकी जो ओथ सेरेमनी है उसके 3-3 मिनट के आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर वो अलग अलग बातें आपको कहते हुए मिलेंगे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैं संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा से काम करूंगा। सर पर प्रेसिडेंट की ओथ तो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड की थी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, क्योंकि उनका काम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पूरी तरह से रेगुलेट कराना था, इनका ऐसा कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए इनको यही पोस्ट काम दिया गया है कि आपकी ओथ क्या रहेगी, संविधान में श्रद्धा रखने की, यानी संविधान के अनुसार आपको क्या करना है, काम करना है। आप एक बार वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठ गए तो उसके बाद आप ना बीजेपी के हो, ना आप क्या कहते हैं कांग्रेस के हो, ना आप साउथ के किसी स्टेट के हो, ना आप नॉर्थ के किसी स्टेट के हो, आप इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हो और उसके तौर पर आपको इम्पार्शियली वर्क करना है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है।
और यही आर्टिकल 69 में भी दिया हुआ है। सर पर ये ओथ वगैरह आप करा नहीं रहे हो। तो फ्रेंड्स जब हमारी मेंस की क्लासेस चलेंगी तो उसमें हम एक एक व्यक्ति की ओथ को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप समझ रहे हो, हमने हर वो चीज पढ़ ली जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ी थी, पर हमने दो चीजें नहीं पढ़ी अभी, एक क्वालिफिकेशन और कंडीशन। तो कंडीशन में समझिए फ्रेंड्स, इनकी भी कंडीशन भले ही नहीं दी गई है पर लगभग लगभग सेम ही है। प्रेसिडेंट की तरह ही इनकी कंडीशंस भी सेम मानी जाती है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू इनका पोस्ट प्रेसिडेंट के क्या है, एनालॉगस है। पर सर क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो क्वालिफिकेशन वैसे ही जैसे हमने समझा था प्रेसिडेंट में, सबसे पहले इन्हें क्या होना होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जी इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। दूसरा, मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता क्योंकि मेरी एज 35 साल नहीं हुई है। और तीसरा, मुपवर्पु वेंकैया नायडू ये राज्यसभा के क्या रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं, 5 से 6 बार रह चुके हैं। इसलिए मोदी जी इन्हें भी क्या कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं कि आओ मिठाई खाओ, तुम भी क्या बन सकते हो, अब राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के चेयरमैन बन सकते हो और बनोगे। पर एक सवाल उठना चाहिए आपके दिमाग में, सर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है कि राज्यसभा का मेंबर बनने की काबिलियत होना जरूरी है? सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने हाईलाइट करा है, राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी नहीं है, राज्यसभा का मेंबर होने की काबिलियत, एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। यू शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट यू शुड बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो मुपवर्पु वेंकैया नायडू से कंफ्यूज मत होइए, वो राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, पर अगर वो नहीं भी होते और वो फर्स्ट 3 क्वालिफिकेशंस मीट करते तो बकायदा वो राज्यसभा चेयरमैन बनाए जाते। अब सर प्रेसिडेंट से इसमें क्या अलग है? तो फ्रेंड्स याद करिए, हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, पर हम यहां पढ़ रहे हैं ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो लोकसभा वहां था, यहां राज्यसभा है, क्योंकि वहां पर हमें जनता का बहुमत चाहिए था, इसलिए लोकसभा से मेंबरशिप आना जरूरी है, लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन जरूरी है। और यहां हमें राज्यसभा का चेयरमैन बनाना है, इसलिए राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अब मुझे बताइए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए कितने लोग प्रपोज या सेकंड करते हैं, मतलब कितने लोग आपका प्रपोजल लाते हैं और उस प्रपोजल का समर्थन करते हैं? बिल्कुल 50 और 50। अब मुझे बताइए, प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट छोटा है कि बड़ा है? डेफिनेटली छोटा है। तो जब छोटा है तो इसके लिए प्रपोजर और सेकेंडर की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी कम होगी? डेफिनेटली कम होगी। इसीलिए यहां पर वो नंबर कितना रखा गया है, 20 इलेक्टर एज प्रपोजर और 20 इलेक्टर एज सेकेंडर। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। और इनको भी क्या करना पड़ेगा, सेम तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये पोस्ट पर इलेक्ट करे जा सकेंगे। अब इसी तरह से आपके सामने जो है सारे इंडिया के आज तक के वाइस प्रेसिडेंट्स का नाम जो है वो दे रखा है। और जैसा कि मैंने आपको प्रेसिडेंट में ट्रिक देके याद कराया था, वैसे ही इनकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, ताकि आप लोग जब खुद से पढ़ें तो खुद से पढ़ते वक्त आप इनकी भी ट्रिक जो है उसके जरिए इसको अच्छे से याद कर सकें। एक सेकंड बस मैं आपका लूंगा। और हाँ जी, राधा, देखिए सुनिएगा, राधा जागिरी गोपाल की गोद में जत्ती ने हिदायत दिया, रमन की कर दया, नारायण कृष्ण शेख अंसारी पर। वापस बोलता हूं मैं, राधा जागिरी गोपाल की गोद में जत्ती ने हिदायत दिया, रमन की कर दया, नारायण कृष्ण ब्रैकेट में शेख अंसारी पर। चलिए, इस तरह से आप सारे वाइस प्रेसिडेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इनसे भी कई सारे मजेदार क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग विकिपीडिया पे जाएं और विकिपीडिया पे जाकर इनके बारे में आप सर्च करें, तो आपको हर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ मजेदार क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो फ्रेंड्स नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं, आपके डाउट का बकायदा जवाब दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाटा बाय बाय।